फाइनेंस इंडस्ट्री में कार्यरत है। लगभग 100 से भी ज्यादा यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव है और लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों को हम लोग ने फाइनेंशियल फ्रीडम लाने के लिए हम लोग ने हेल्प किया है। और ये सभी के फाउंडर है महेंद्र बोराटे सर जी। उनका लास्ट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है ये इंडस्ट्री में। तो हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं महेंद्र बोराटे सर को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। और टू महेंद्र सर। थैंक यू विजय। जैसे कि विजय ने कहा कि हमारा जीवन गौरव इस प्रतिष्ठान को, इस संस्था को लास्ट 20 साल से हम चला रहे हैं और जिसमें करीब 100 प्रोफेशनल एडवाइजर्स है। प्रोफेशनल एडवाइजर्स की, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हमारी टीम है, जो हम इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट सोसाइटी या आर्थिक आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करने में जुटे हुए हैं। और ये वित्तीय आत्मनिर्भर या आर्थिक आत्मनिर्भर समाज के निर्माण में ये हमारे जो एडवाइजर साथी है, ये हमें हेल्प कर रहे या कोऑपरेट कर रहे। अभी इस पैंडेमिक में, इस महामारी के समय में हम जो है लोगों को उतना नहीं मिल पा रहे और उनको फाइनेंशियल एडवाइस या उनका फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए हमने इस सोशल मीडिया का साथ लिया है। और सोशल मीडिया के जूम मीटिंग के जरिए हमने एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया है और इस यूट्यूब चैनल और इस जूम मीटिंग के जरिए हम लोगों तक ये फाइनेंशियल अवेयरनेस या फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी लास्ट 2 प्रोग्राम हुए, लास्ट संडे और उसके पहले का संडे, और हमने इस प्रोग्राम को नाम दिया है संडे का फंडा। तो ये संडे का फंडा, इस प्रोग्राम में हम फाइनेंशियल लिटरेसी या आर्थिक साक्षरता फैलाने का काम कर रहे हैं। और इस कड़ी में, इस चेन ऑफ संडे का फंडा प्रोग्राम्स में ये आज की ये तीसरी कड़ी मैं आपके पेशे खिदमत है आपको पेश कर रहा हूँ। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, थोड़ा सा पीछे जो हमने किया है उसको हम देखते हैं। हमने सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमने देखा था कि भाई बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो कोई भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, अगर हमें सक्सेसफुल बनना है हमारे लाइफ में फाइनेंशियली, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यशस्वी होना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट का कोई बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा होता नहीं है, तो मिक्स होना चाहिए। क्या मिक्स होना चाहिए? तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन जो है, जैसे कि बैंक में एफडी होता है, आरडी होता है, पोस्ट के आरडी होती है, पोस्ट की एफडी होती है, फिर म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, प्रॉपर्टी, गोल्ड, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स का मिक्सचर बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो फिर सवाल उठता है कि बेस्ट मिक्स कौन सा है, अच्छा मिक्स कौन सा है। तो भाई अच्छा मिक्स ऐसा भी कुछ होता नहीं है, स्टैंडर्ड कोई मिक्स नहीं है। तो फिर किस तरह से किया जाए? तो जैसी जिसकी जरूरत है, हर एक की अपनी अपनी जरूरत होती है और उस जरूरत के हिसाब से लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट चॉइस करना चाहिए। आगे बढ़ के हमने देखा था कि 3 डायमेंशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, गुंतवणुकीची त्रिमिती या गुंतवणूक या इन्वेस्टमेंट जो होता है उसका 3 साइड या 3 क्वालिटी होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो हमने अभी जिक्र किया, जिसका पोस्ट ऑफिस है, बैंक एफडी है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, कुछ भी हो, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट हमें 3 क्वालिटी या 3 बेनिफिट कराती है। 3 डायमेंशंस होते हैं उसके अलग अलग। और सबसे पहला और महत्वपूर्ण डायमेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है सुरक्षितता, सेफ्टी ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट
हमें सेफ्टी देती है, तो उसके और दो डायमेंशंस है या उसकी और दो क्वालिटीज है और दो बेनिफिट ये इन्वेस्टमेंट हमें देती है, जिसका अगला बेनिफिट है लिक्विडिटी, या जिसको हम तरलता कह सकते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट को कैश में तब्दील करने की सुविधा। तू खेळत होता, भूत प्लीज खेळत होता, होय म्यूट करिए। होय तू जेवला? होस्ट कौन है, थोड़ा पीछे से जो आवाज आ रही है उसको म्यूट करिए प्लीज। सबको रिक्वेस्ट है कि म्यूट हो जाए ताकि औरों को तकलीफ नहीं हो, औरों को डिस्टर्ब नहीं हो। तो हमने देखा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें सेफ्टी प्रदान करती है, सुरक्षितता देती है, सेफ्टी ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। उसी तरह से हमें वो लिक्विडिटी देती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि तरलता, या इन्वेस्टमेंट को जब चाहे हम पैसों में, रोकड़ा में या कैश में तब्दील करें, रूपांतरित करें, ट्रांसफर करें, वो क्वालिटी, इन्वेस्टमेंट की वो क्वालिटी, जब चाहे पैसा उपलब्ध हो वो क्वालिटी। और तीसरी क्वालिटी कोई भी इन्वेस्टमेंट की होती है वो है यील्ड, या जिसको हम ब्याज का दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वालिटी, ये तीन इंपॉर्टेंट बेनिफिट कोई भी इन्वेस्टमेंट हमें देती है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट में हम सेफ्टी चाहेंगे तो हमें उस इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी और यील्ड, इन दो डायमेंशंस पे, इन दो क्वालिटी में हमें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। क्या करना होगा? कॉम्प्रोमाइज। मतलब अगर हमें सेफ्टी ज्यादा चाहिए, मेरे पैसे सेफ रहे, मेरे पैसे डूबे नहीं, अगर ये मैं चाहूं तो मुझे लिक्विडिटी कम मिलेगी या नहीं मिलेगी, पैसे मेरे ज्यादा दिन तक वहां पे लॉक रहेंगे, और मुझे यील्ड या इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। अगर मैं सिक्योरिटी चाहूँ, सेफ्टी चाहूँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम देखिए आप, अगर गवर्नमेंट सिक्योर्ड फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और लिक्विडिटी यानी कि तरलता, पैसे जब चाहे निकालने की सुविधा कम होगी। उसी तरह से अगर मेरी रिक्वायरमेंट, मुझे लिक्विडिटी चाहिए, मुझे पैसे कभी भी निकालूं, ऐसी सुविधा चाहिए, तो वहां पे सेफ्टी कम मिलेगी और यील्ड, ब्याज भी कम मिलेगा, ब्याज भी कम मिलेगा। और अगर कोई चाहे कि उसको यील्ड ज्यादा चाहिए, इंटरेस्ट ज्यादा चाहिए, ब्याज ज्यादा चाहिए, तो उसको सिक्योरिटी और सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ज्यादा रिटर्न्स देने वाला कोई भी इन्वेस्टमेंट है, आप देखिए, जहां पे ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, जो ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा वहां पे सिक्योरिटी हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सिक्योरिटी कम मिलेगी। तो सिक्योरिटी और यील्ड, सिक्योरिटी और लिक्विडिटी पे कॉम्प्रोमाइज करके ही हमें ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसके लिए हमने कहा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हमारा पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का, हमारा उद्देश्य क्या है इन्वेस्टमेंट का, हमें हमारे इन्वेस्टमेंट से कौन सा बेनिफिट चाहिए? क्या मुझे लिक्विडिटी चाहिए, क्या मैं यील्ड के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कि सिक्योरिटी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उस डायमेंशंस के हिसाब से, उस क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट या उस बेनिफिट के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने देखा था। थोड़ा सा रिकैप हमने किया, फिर हमने रिसेंट स्टडी देखा था कि 95% लोग अपने लाइफ में फेल हो जाते हैं और सिर्फ 5% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे है। और मेजॉरिटी पीपल जो सक्सेसफुल हो नहीं होते और फेल हो जाते हैं, उसका रीजन भी हमने देखा था कि पीपल डिड नॉट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। ये भी हमने देखा क्यों फेल होते हैं लोग, इसका भी जायजा हमने लिया कि लोगों को इन्वेस्टमेंट पता नहीं है, सेविंग का इंपॉर्टेंस पता नहीं है, प्लानिंग क्यों करना है, कैसे करना है पता नहीं है, कोई स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स उनके लाइफ में नहीं है, मल्टीट्यूड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइसेस उनके पास है,
ये करो वो करो, बहुत सारे चॉइस होने के बाद क्या होता है कि फिर क्या करें और क्या नहीं करें इसमें रह जाता है, या कर लेते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और फेल हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको एडवाइजर नहीं मिलता जो उनको इमीडिएटली अभी प्लानिंग करो और तुरंत उसके ऊपर एक्ट करो, ऐसा कोई बंदा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से भी ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं अपने लाइफ में। फिर हमने देखा कि अलग अलग ऑप्शन जो होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के, वो अलग अलग ऑप्शंस में लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं और बाद में क्यों पछताते हैं, पछताते क्यों? तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट चॉइसेस है, प्लस माइनस कंफ्यूजिंग है, पोस्ट सिलेक्शन अनश्योर और रिग्रेट्स भी होता है इनको। ये रिग्रेट इसके लिए होता है कि भाई साइकोलॉजिकली हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट है वो साइकोलॉजिकली चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, मानसिक दृष्टिकोण से हम इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, जबकि हमें लॉजिकली देखना चाहिए वहां पे। और साइकोलॉजी ये दो है कि प्रेजेंट इज कंटिन्यूअस, लोगों को लगता है कि जैसे आज प्रेजेंट है वही कंटिन्यूअस रहेगा, वही हमेशा रहेगा। आज अच्छा शेयर मार्केट का रेट अगर अच्छा चल रहा है, शेयर मार्केट अच्छा बढ़ रहा है तो वैसे ही बढ़ते रहेगा, प्रॉपर्टी के भाव अगर अच्छे हैं, जमीन के भाव अगर अच्छे हैं तो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। लेकिन चेंज या तब्दीली यही संसार का, या परिवर्तन ही संसार का स्थायी नियम है जो हमेशा चलता रहेगा। और फैमिलियरिटी बायस, हमें जिस इन्वेस्टमेंट में हम फैमिलियर है, जो इन्वेस्टमेंट हमें अच्छी लगती है, जिसमें हमें थोड़ा नॉलेज है, हम उसी के पीछे पड़ते हैं और ना हम दूसरा कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए फेल होते हैं। तो ये फेल नहीं होना चाहिए। 95% लोग फेल जो होते हैं, उस 95% में अगर हमें नहीं जाना है तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, कुछ सिद्धांतों के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो सिद्धांत भी हमने लास्ट टाइम देखे, ये सारे सिद्धांत हमने देखे, इसको आज फिर रिपीट नहीं करते हुए 8 सिद्धांत हमने जो देखे, 8 सिद्धांत हम एक साथ देख लेते हैं अभी। जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स हमने देखे, ये फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स है कि इनकम सबसे पहला फाइनेंशियल प्रिंसिपल, कि जिसको फॉलो करने से मैं श्योरिटी देता हूँ, या जिसने भी ये फाइनेंशियल प्रिंसिपल बनाया वो श्योरिटी हमें देते हैं कि अगर इन फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को, इन आर्थिक सिद्धांतों को, इन वित्तीय नियमों को अगर पूरी तरीके से पालन किया जाए तो दुनिया के किसी भी कोने में हम क्यों ना हो, हम कभी भी अपने लाइफ में फाइनेंशियली, आर्थिक दृष्टिकोण से, वित्तीय नजरिए से कभी भी फेल नहीं होंगे, कभी भी हमें पराजय, पराभव, परास्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमने देखा कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का या सेविंग का हमारा जो फॉर्मूला है वो गलत होता है मैक्सिमम। फिर हमने देखा रेगुलरिटी इज की टू वेल्थ, कि कभी कभार सेविंग करने से, कभी कभी सेविंग करने से, या सब जब समय मिले तब सेविंग करने से, या जब ज्यादा बचे तब सेविंग करने से नहीं चलेगा। अगर हमें सक्सेसफुल होना है लाइफ में, फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करना है, तो हमें रेगुलरली सेविंग, रेगुलर बचत करनी पड़ेगी। स्टार्ट अर्ली एंड रेज सेफली, हमने देखा कि जितना जल्दी हम जिंदगी में सेविंग शुरू करें, जब से जागे तब से सवेरा, जब जल्दी शुरू करें तब अच्छा होगा। फिर चौथी बात हमने देखी कि गोल्ड एंड ग्रेड कैन नेवर स्टे टुगेदर। लालच और रईसी, या लालच और वेल्थ कभी भी साथ साथ नहीं रहेंगे। अगर हम लालच के पीछे भागेंगे तो गोल्ड या धन हमसे दूर भागेगा। फिर हमने देखा कि पर्पज मस्ट डिसाइड दी चॉइस, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि क्या पर्पज है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट का चॉइस हमें करना चाहिए। फाइनेंशियल पिरामिड को हमें फॉलो करना चाहिए, और जर्नी कोई भी हो, हम मैप जैसा पहले देखते हैं, उसी तरह हमारा फाइनेंशियल जर्नी भी जो है, हमारा वित्तीय जर्नी भी जो है, वो शुरू करने के पहले हमें हमारे लाइफ का भी एक मैप ड्रॉ करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट जिसको कहेंगे कि प्रोफेशनल सपोर्ट हमें लेना चाहिए। अपने मन से या किसी भी अहरे गहरे से पूछ के हमें फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। तो ये 8 फाइनेंशियल प्रिंसिपल हमने लास्ट टाइम तक देखे। अभी इन फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं।
और आज के इस संडे के फंडे प्रोग्राम में मैं फिर से एक बार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आइए आज समझते हैं फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स का सबसे पहला प्रिंसिपल, जो है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। अभी इसमें हमने देखा था कि अनऑर्गेनाइज पीपल, जो लोग अनऑर्गेनाइज होते हैं। अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि जो प्लानिंग से नहीं चलते। एक सेक्टर होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो है संगठित सेक्टर, जिसको हम संगठित भी बोलते हैं। ये संगठित लोग जो है वो वेल प्लान्ड होते हैं, मतलब पूरे प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ में किसी भी घटना को, अपनी लाइफ को सामने जाते हैं, प्लानिंग करके पूरा काम करते हैं। लेकिन ये सिर्फ 5% लोग हैं जो प्लानिंग से काम करते हैं और इसके लिए वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल या विजयी होते हैं, अपनी जिंदगी में अच्छा कुछ हासिल कर पाते हैं। और बाकी 95% लोग जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, यशस्वी नहीं होते हैं, अपयशी होते हैं, वो होते हैं अनऑर्गेनाइज पीपल, अनऑर्गेनाइज लोग। ये अनऑर्गेनाइज लोग क्या करते हैं, दे गो ऑन स्पेंडिंग, वो खर्चे करते जाते हैं। जैसे भी इनकम आता है या इनकम नहीं भी आता है तो भी खर्चे कर जाते हैं। अच्छा, इनकम नहीं है और खर्चे करे, ये कैसे पॉसिबल है? आगे के इस आज के सेशन में हम देखेंगे कि बगैर इनकम के भी लोग स्पेंडिंग करते हैं, खर्चे करते जाते हैं एंड सेव समथिंग इफ लेफ्ट, अगर कुछ बचे तो बचाते हैं। और ये अगर कुछ बचे की बात है, तो अगर मगर कुछ बचता ही नहीं है। जितना भी हमें मिले, जब हमारी सैलरी 10,000 रुपए से शुरुआत की थी या 5,000 रुपए से शुरुआत की थी, तब भी हमारा गुजारा चलता ही था। और जब हमारी आज इनकम 10,000 से लेके 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी हो गई है, तो भी हमें वो भी कम ही पड़ता है। तो सेविंग जो है वो कभी भी होना मुश्किल है, कुछ बचे तो बचाना मुश्किल है। तो इसके लिए कहा गया है कि अनऑर्गेनाइज पीपल गो ऑन स्पेंडिंग एंड सेव समथिंग इफ लेफ्ट, कुछ बचेगा तो ही बचाते हैं, जिनका सेविंग का फॉर्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग, कि कुछ बचे तो बचाए। लेकिन भाई कुछ बचता कहाँ पे है? कुछ बचता है ही नहीं है। और ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल रॉन्ग फॉर्मूला है। 95% लोग इसी के ऊपर चलते हैं, इसी तरह से सेविंग करते हैं और 95% फेल्यूर लोगों में चले जाते हैं। तो फिर जो 5% लोग हैं वो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? कौन सा फॉर्मूला जो है जो राइट फॉर्मूला है? तो आइए देखते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज पीपल है या जो प्लानिंग से चलने वाले लोग हैं, वो प्लानिंग से चलने वाले लोग क्या करते हैं? तो प्लानिंग से चलने वाले लोग जो है दे सेट असाइड डेफिनिट अमाउंट फर्स्ट। वो क्या करते हैं? एक डेफिनिट अमाउंट फिक्स करते हैं, कुछ अमाउंट तय करते हैं पहले ही कि भाई हम इतना सेविंग करेंगे। और वो सेविंग करने के बाद, वो सेविंग का अमाउंट बाजू में निकालने के बाद, सेट असाइड बाजू में निकालने के बाद, जो भी बैलेंस है, जो भी बचता है, उससे अपना खर्चा चला लेते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज पीपल, ये 5% लोग जो है दुनिया में, जो इस तरह से सेविंग करते हैं कि इनका सेविंग का जो फॉर्मूला है, वो सेविंग का फॉर्मूला है कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। इनका सेविंग का फॉर्मूला क्या है कि जो भी इनकम आता है, उस इनकम में से सेविंग पहले बाजू में रख लेते हैं और बचे हुए से अपना एक्सपेंसेस चला लेते हैं। लास्ट टाइम में मैंने एग्जांपल बताया था कि जो भी सर्विस क्लास लोग हैं, वो सर्विस क्लास लोगों के सैलरी में से पीएफ या प्रोविडेंट फंड का कुछ राशि, कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है, कट होता है, और जिसकी वजह से रिटायरमेंट के समय
उनको एक अच्छी खासी अमाउंट, अच्छी खासी राशि एक साथ मिलती है, अच्छा खासा फंड एक साथ मिलता है। क्यों? क्योंकि वो उनके सैलरी से पहले ही डिडक्ट किया था, कंपल्सरीली निकाल दिया गया था। अगर ये सैलरीड क्लास के लोगों को अगर ये ऑप्शन दिया जाए कि आप ये पूरी सैलरी ले लो और अगर आप चाहिए तो प्रोविडेंट फंड में लगाना, तो कितने लोग लगाते? शायद ही कोई लगाता। और इसकी वजह से एक कंपलसरी सेविंग पार्ट पहले साइड में निकाल दिया जाए और बचे हुए में से खर्चा चलाया जाए, तो वही लोग जो ऑर्गेनाइज कहलाते हैं, सक्सेसफुल कहलाते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं फाइनेंशियली अपने लाइफ में। और यही है राइट फॉर्मूला ऑफ सेविंग, बचत का यही राइट फॉर्मूला है। लेकिन फिर बात आती है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस, सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, मतलब आय माइनस बचत इज इक्वल टू व्यय। जो भी इनकम है उसमें से बचत पहले बाजू करो और फिर उसमें से खर्चे चलाओ। फिर ऐसे सेविंग करो, सेविंग करो, सेविंग करो, सब कहते हैं। हमारे पुरखों ने भी, हमारे पिछले लोगों ने भी सेविंग किया, बचत किया। उसका इम्पोर्टेंस ना सिर्फ हमारे इंसान, जानवर भी सेविंग करते हैं। हम देखते हैं कि चींटियां भी पूरे साल भर बारिश के दिनों के लिए कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहते हैं। उनको पता है कि बारिश जब आएगा तो हम हमारे घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो पूरी साल भर उस अपने घर में कुछ लेके जाते हैं, सेविंग करते रहते हैं। ना सिर्फ जानवर, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी जो पहली पीढ़ियां थी, हमारे जो पुरख थे, उन्होंने भी हमें सेविंग सिखाया है। लेकिन ये सिर्फ सेविंग 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 सेविंग, बचत 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 ऐसे ही बोलते जाएंगे और कुछ खर्चे ही नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? कैसे चलेगा भाई? कुछ मैं जरूरी चीजों के लिए भी खर्चा नहीं करूं और सिर्फ मैं बचत बचत करूं, या मैं अपने बच्चों का कुछ ख्याल नहीं रखूं, अपने आज की अच्छे लाइफस्टाइल नहीं जीऊं और सिर्फ उन दिनों के लिए बचाऊं जो मेरे बुढ़ापे में आएंगे, उनके उन दिनों के लिए बचाते जाओ, तो चलेगा क्या? तो क्या इसके लिए कोई नियम है? क्या इसके लिए कोई कानून है या इसके लिए कोई रूल है? हाँ, इसके लिए भी एक रूल है। आइए हम उस रूल को समझते हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि भाई बचत क्यों करनी चाहिए। तो ये जो डैम या ये जो बांध हम देख रहे हैं हमारे सामने, ये डैम कौन से सीजन का होगा? क्या ये बारिश के सीजन का है? क्या ये विंटर या ठंडी के सीजन का है? कि ये समर या गर्मी के सीजन का होगा? तो ये जो चित्र है, ये जो पिक्चर है हमें दिख रहा है, वो है बारिश के सीजन का। और बारिश का सीजन कितना दिन चलता है? सिर्फ 4 महीने। बचे हुए 8 महीने जो है वो बारिश नहीं होगी। और बारिश के दिनों में ये बांध या डैम ओवरफ्लो हो रहा है, भर भर के बह रहा है। और हमारी जिंदगी में भी बारिश के दिन कौन से है? तो हमारी जिंदगी में भी पैसों की जो बारिश या बरसात होती है वो कुछ चंद सालों के लिए होती है। जिंदगी भर ये बरसात नहीं चलती। हम 0 से लेके 25 की उम्र तक हम क्या करते हैं? सीखने में, लर्निंग में व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। इन समय में या इन सालों में हमारा इनकम या इनकम की बरसात उस समय नहीं होती है। अक्सर या जनरली 25 साल से लेके 50, 60, 65 साल तक लोग नौकरी, धंधा, व्यवसाय कुछ करते हैं और उस सालों में, जीवन के उस फेज में हमारे पास इनकम होता है और इनकम की बरसात होती है और फिर कभी कभी ये ओवरफ्लो हो जाता है। और उस समय में अगर हमें बांध नहीं बनाए तो बचे हुए 60 साल के बाद के जो साल है, 60 साल के बाद 70, 75, 80, 85 जितनी भी उम्र हमें मिले, उस उम्र में अगर उस उम्र के लिए हमने ये बांध नहीं बनाया और उस उम्र में जब बरसात भी बंद हो जाएगी, तो क्या हमने इस तरह के बांध भी गर्मियों के सीजन में टीवी में या न्यूज़पेपर में नहीं देखे हैं, जो पूरे के पूरे सूखे पड़े हैं?
जो बांध बरसात के दिन में ओवरफ्लो हो रहा था, भर भर के बह रहा था, वही बांध गर्मियों के दिन में, समर सीजन में इस तरह से खाली हो जाता है, ये भी हमने देखा है। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, ये जो बांध है, ये जो पैसे है, इनके लिए ये कहा जाता है कि मनी इज लाइक फ्लोइंग वाटर। पैसा जो है वो पानी के बहाव की तरह है, पानी के प्रवाह की तरह है। जो पानी का प्रवाह है, पानी का प्रवाह कैसे होता है कि इफ वी डोंट गिव डायरेक्शन टू इट, पानी के बहाव को अगर हम डायरेक्शन नहीं देते हैं, उसको ठीक से रास्ता नहीं देते हैं, उसको जहां चाहिए वहां अगर हम नहीं लेके जाए पानी के बहाव को, तो इट विल गो इट्स ओन वे। तो पानी का बहाव जो है, जो पहाड़ों से पानी नदी नालों में से गुजरता है, उस बहाव को अगर हम सही डायरेक्शन नहीं दे, अपने को जहाँ चाहिए वहां लेके नहीं जाए, तो पानी रुकता नहीं है कि भाई मुझे डायरेक्शन नहीं मिले तो मैं यहीं पे रुकूं। वो पानी का बहाव अपना रास्ता खुद बना लेता है, और अपना रास्ता बना के वो निकल जाएगा, बह जाएगा, और लास्ट में समुद्र में मिल जाएगा। और एक बार वो सागर में मिल जाए, समुद्र में मिल जाए, तो वंस मनी गो थ्रू, जो इस बहाव से, इस रास्ते से जो पैसा जाएगा, कभी भी वापस नहीं आएगा। तो ये पानी का बहाव या पैसों का बहाव जो है, जो हमारे हाथ में चंद सालों के लिए है, उसको हमें बांध बना लेना चाहिए। अगर हम बांध नहीं बनाए तो ये पूरे के पूरे पैसे, ये थोड़े बहुत जाए, बांध बनाने के बावजूद भी कुछ जाएंगे। ऐसा नहीं कि बांध बना लेंगे तो सब पैसे रह जाएंगे, बांध बनाने के बाद भी कुछ पैसे तो जाएंगे, और उनको जाना जरूरी भी है, उसी के लिए तो पैसे है। लेकिन बहुत सारे पैसे अगर हमें बचाने हैं, तो हमें इन अपनी पैसों की बहाव को हमें क्या करना पड़ेगा, बांध लगाना पड़ेगा। और इस बांध लगाने का क्या रूल है, क्या नियम है, आइए उसको देखते हैं। थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अभी हम जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का थंब रूल क्या है। थंब रूल का मतलब क्या है? थंब रूल का मतलब है वित्तीय नियोजन का महत्वपूर्ण नियम, इंपॉर्टेंट रूल, थंब रूल। कि इस रूल को अगर कोई अप्लाई करे तो उसका फेल होना नामुमकिन है, वो कभी फेल नहीं होगा अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। तो ये क्या, कौन सा फाइनेंशियल प्लानिंग का थंब रूल क्या है, क्या महत्वपूर्ण नियम है? तो आइए समझते हैं उसको। कि जो भी हमारी आय है, जो भी हमारा इनकम है, अभी कौन सा इनकम, तो हमारे हाथ में जो इनकम आता है, जो हमारा टोटल मंथली इनकम होगा, मतलब जो भी हमारे पास हमारा टैक्स कट करके जो इनकम आएगा, आपको शायद ये स्क्रीन पूरी दिख रही है, नहीं दिख रही है। टैक्स डिडक्ट होने के बाद हमारे हाथ में जो नेट इनकम आता है, जो हमारा मासिक उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न को हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा जो टोटल इनकम है, इस टोटल इनकम से महीने का जो भी आवक होती है, उस आवक को हमें क्या करना चाहिए? तो 30% ऑफ दैट इनकम कहा जाता है ए फाइनेंशियल थंब रूल। यह महत्वपूर्ण नियम जो ये कहता है कि 30% ऑफ दैट इनकम वी शुड गो फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, वी शुड स्पेंड इट ऑन आवर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हमारे घर का खर्च जो है, तो रोजमर्रा की जिंदगी का खर्च जो है, रोटी कपड़ा मकान जिसको हम बोलते हैं, वो जो खर्च है रोजमर्रा की जिंदगी में हमें लगने वाले जो पैसे, वो पैसे या वो खर्च हमारे 30% या 30% में चलना चाहिए। अगर इससे ज्यादा लग रहा है तो हमें करेक्टिव मेजर्स, या हमें उसको सुधारना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा खर्चा हमें हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के ऊपर लग रहा है, तो हमें या तो अपने एक्सपेंसेस पे ध्यान देना चाहिए, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर इनकम बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। या तो इनकम बढ़ाए या तो खर्चे कम करे, लेकिन इनकम के 30% में हमारा घर खर्च चलना चाहिए।
फिर उसके बाद आता है 30%, बोला जाता है कि ईएमआई या किस्त या हफ्तों के लिए हमें सिक्योर रखना चाहिए। अभी ये ईएमआई क्या होता है या किस्त क्या कौन सी है? तो ईएमआई का मतलब है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मतलब जो हमने हाउसिंग लोन लेके रखा है या हमारा गाड़ी का लोन है या हमारा पर्सनल लोन है, उन लोन का जो ईएमआई, उन लोन की जो किस्तें होती है, उन किस्तों के लिए, वो पर्सनल लोन के लिए उसकी किस्त के लिए 30% हमें दे सकते हैं। और 30% से अगर ज्यादा अगर इसमें जाता है तो हमें उसको संवारने की, सुधारने की, उसमें करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। 30% से ज्यादा अगर हमने ईएमआई लगा ली है तो हमारे फाइनेंस के लिए, हमारे फाइनेंशियल जर्नी के लिए, हमारे फाइनेंशियल लाइफ के लिए वो डेंजरस है। फिर उसके आगे 30-30-60% हुआ। उसके आगे एक फाइनेंशियल थंब रूल या महत्वपूर्ण नियम कहता है कि उसके आगे 10% जो है वो हमारे लाइफस्टाइल के लिए, जीवन शैली के लिए हमें रिजर्व रखना चाहिए, या 10% में हमारी करंट लाइफस्टाइल चलनी चाहिए। लाइफस्टाइल क्या है या जीवन शैली क्या है? तो हमारी करंट लग्जरीज हम कह सकते हैं। करंट लग्जरीज क्या है? हम पिक्चर देखने जाते हैं, हम होटल में जाते हैं, हम घूमने फिरने जाते हैं। तो ये करंट लग्जरीज जो है वो करंट लग्जरीज 10% में चलना चाहिए। टोटल आय, टोटल इनकम अगर मेरा 1 लाख रुपया महीने का है तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया खर्चा मैं अपने करंट लाइफस्टाइल के लिए, करंट लग्जरीज के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर उससे ज्यादा मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं मेरे लाइफस्टाइल के ऊपर, तो मुझे ध्यान देने की जरूरत है, मुझे संवरने की जरूरत है, मुझे उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, जिसकी वजह से कल मैं भी 95% जो लोग फेल होते हैं उनमें नहीं जाऊं। 5% लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो इस थंब रूल को अपनाते हैं, इस थंब रूल को फॉलो करते हैं। तो 30 और 10, 30% और 10% हो गया 70%। तो बचे हुए 30% का क्या करना चाहिए? तो ये थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग या वित्तीय नियोजन का महत्वपूर्ण नियम ये कहता है कि बचे हुए 30% जो है उसका कंपलसरी सेविंग्स करना चाहिए। ये बचत करना चाहिए जो कि अनिवार्य होगी, कंपलसरी होगी, कि जिसको हमें बचाना ही चाहिए। क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद आगे जब मेरा इनकम बंद होगा, तो जब वो इनकम बंद है तो उन सालों के लिए ये मेरी 30% सेविंग्स ही काम आएगी। अगर 60 साल के पहले किसी हालत में या किसी वजह से मेरी इनकम उसके पहले भी बंद हो जाए तो भी यही 30% है जो मुझे बचाएगा। अगर कुछ बचत होगी तो वो हमें बचा लेगा। मराठी में कहते हैं वाचाल तर वाचाल, मतलब पढ़ेंगे तो आगे बचेंगे। वही है सेविंग के लिए भी लागू होता है। अगर कुछ बचत करेंगे तभी हम आगे जाके बच पाएंगे। अब ये 30% जो कंपलसरी सेविंग करना है, ये सेविंग कैसे करना है? 30% कहाँ पे सेविंग करना है? कि पूरा का पूरा उठा के बैंक में डाल दे? अच्छा, 30% का पूरा हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे? 30% इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी हम म्यूचुअल फंड में डाल दे? या 30% जो भी हमारा इनकम होता है उस 30% से हम पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ले, लैंड ले, जमीन ले या घर में इन्वेस्ट करें या गोल्ड में इन्वेस्ट करें? तो ये 30% जो कंपलसरी सेविंग है इसको कहाँ पे करना चाहिए, इसका भी ये थंब रूल आगे जाके बताता है कि जो भी हमारा 30% सेविंग है कंपलसरी सेविंग, उसमें से 10% सेविंग शॉर्ट टर्म सेविंग्स में होना चाहिए। अभी ये शॉर्ट टर्म सेविंग्स क्या होता है? शॉर्ट टर्म, जैसे कि नाम बता रहा है हमें, एज अ नेम इंडिकेट्स, जैसे नाम हमें बताता है कि ये शॉर्ट टर्म सेविंग जो है
और शॉर्ट टर्म के लिए है, और ये शॉर्ट टर्म होता है 1 से 15 साल। 1 से लेके 15 साल के बीच में हमारी जो भी जरूरतें हैं उन जरूरतों के लिए बचाना शॉर्ट टर्म सेविंग कहलाता है। और ये शॉर्ट टर्म सेविंग जो है वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए है। शॉर्ट टर्म गोल्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं कि जैसे हमें घूमने फिरने जाना है कहीं दूर, या हमें गाड़ी लेनी है, कार लेनी है, बाइक लेनी है। आवाज मध्येच बंद होतोय। मेरा आवाज बंद हो रहा है? सर आवाज बीच बीच में आपकी बंद हो रही है सर। अच्छा, अभी ठीक है? सर मेरी बंद होती है आवाज। हाँ ठीक है, अभी ठीक है? हो सकता है नेटवर्क का हाँ कुछ। ठीक है, ठीक है। तो 30% कंपलसरी सेविंग जो करना है, तो 30% सेविंग में से 10% हमें शॉर्ट टर्म के लिए सेविंग करना है, जो शॉर्ट टर्म है 1 से 15 साल तक। और ये शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सेविंग है। और ये शॉर्ट टर्म गोल्स है जैसे कि हॉलीडेज, हमें कहीं घूमने फिरने जाना है, हमें भारत भ्रमण करना है, हमें दुनिया की सैर करनी है, वर्ल्ड टूर करनी है, उसके लिए हमारा डाउन पेमेंट हो सकता है। गाड़ी, कार, बाइक लेनी है, उसके लिए डाउन पेमेंट के लिए ये शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे हो सकते हैं, उसके लिए ये शॉर्ट टर्म सेविंग्स काम आएगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप कुछ लेना है, उसके लिए ये शॉर्ट टर्म सेविंग्स काम आएगी। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ये शॉर्ट टर्म सेविंग्स होनी चाहिए। और ये शॉर्ट टर्म सेविंग्स हम कहाँ पे करें, कहाँ पे पैसे लगाए इसके? तो ये थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कहता है कि बैंक की एफडी और आरडी इसके लिए बहुत अच्छा टूल या बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। बैंक में हम या तो आरडी रिकरिंग डिपॉजिट शुरू करें, या तो फिर बैंक में हम जैसे जैसे पैसे हमारे पास बचे वो हम बैंक में एफडी रखे। ये 10% शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए, ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। दूसरा क्या रास्ता है? तो पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है। पोस्ट ऑफिस में कुछ अच्छी स्कीम्स होती है जो वन टाइम डिपॉजिट भी होती है, या उसमें आरडी एफडी दोनों फैसिलिटी होती है, तो उसमें भी हम रख सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सेविंग। म्यूचुअल फंड का एसआईपी बहुत अच्छा होता है, तो उसमें भी हम रख सकते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट अगर हम उसकी जानकारी रखते हैं, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट हालांकि रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन अगर जानकारी लेके हम इन्वेस्ट करें तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए वो हमें अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। और कंपनी डिपॉजिट है जो हमें शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए काम आएगा। अभी ये हो गया 10%, तो बचा हुआ जो 20% है उसका क्या? तो ये 20% है हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। और ये लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से होते हैं? तो हमने देखा कि शॉर्ट टर्म सेविंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है 1 से 15 साल। तो जाहिर है 15 से ज्यादा साल का जो भी हमारा गोल होगा, लॉन्ग टर्म गोल, उन लॉन्ग टर्म गोल के लिए 20% सेविंग हमें करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गारंटेड रिटर्न्स होने चाहिए। और गारंटेड रिटर्न्स देने वाले या एक गोल्स हमारे होते हैं जिनके लिए हमें श्योर इवेंट्स हमारे लाइफ की ये है जहां पे हमें गारंटेड पैसे की जरूरत होगी, जहां पे इफ फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मतलब बच्चों का जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन के लिए मुझे पैसे जब लगने हैं तब लगने ही है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई बेटा मैंने सेविंग तो कर लिया था बैंक में, पोस्ट में, म्यूचुअल फंड, शेयर्स में, कंपनी डिपॉजिट में, लेकिन मार्केट अभी डाउन है तो मैं अभी अच्छा एजुकेशन में आपको नहीं दे पाऊंगा, आप प्लेन ग्रेजुएशन कर लो। बच्चे की जब शादी होगी, मेरे लड़की की जब शादी है लड़की की, तो उस टाइम मुझे पैसे तो लगने ही है। मैं ये नहीं कह सकता कि इन्वेस्टमेंट मेरे रिटर्न्स अभी कम है तो शादी अभी आगे ढकेलते हैं। जो एज में, जो उम्र में शादी होनी चाहिए वो उम्र में शादी होनी ही चाहिए, उसके लिए कोई दूसरा पर्याय नहीं है, दूसरा कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। और वैसे ही ओल्ड एज, हमें अगर जरूरत पड़े तो हम बच्चों के एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन भी मिल जाएगा। चाइल्ड के मैरिज के लिए लोन भी बैंक हमें दे देगी, लेकिन हमारे ओल्ड एज के लिए कोई लोन देगा क्या हमें?
हमारे बुढ़ापे के लिए कोई लोन दे सकता है क्या? हमें नहीं दे सकता है। और इसके लिए जो है वो अच्छा रास्ता क्या है? पीपीएफ, जो आज की डेट में भी गवर्नमेंट से अच्छा और गारंटीड रिटर्न देता है। एक तरीका है, लेकिन ये तरीका है सेव एंड क्रिएट वाला, कि हम इसको सेविंग करते जाएंगे और हमारे जो चाहत की डेट है या जब हमें पैसा चाहिए, हमने जो भी टर्म डिसाइड किया है उस टर्म के बाद मुझे पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये गारंटीड भले रिटर्न है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब मैं लास्ट तक 15 साल 20 साल में इसमें पैसा भरूं, तभी ये पैसा मिलेगा। और इसमें दूसरा एवेन्यू है जो गारंटीड रिटर्न्स देगा, अगर मैं हूं तभी भी और मैं नहीं भी हूं तभी भी। तो ये जो गारंटीड प्रोविजंस है, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की शादी या अपना बुजुर्ग या हमारे ओल्ड एज का प्रोविजन जो है, उसके लिए मुझे इफ या बट्स, इफ एंड बट्स, जर तर या शायद फॉर्मूला काम नहीं आएगा, मुझे उसके लिए गारंटीड रिटर्न चाहिए। और गारंटीड रिटर्न्स आज इंडियन मार्केट में एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। तो हमने देखा ये थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, 30% जो हमें कंपलसरी सेविंग करना है और 10% हमें करना है शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए और 20% करना है लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए। लेकिन इस एलआईसी में जो सेविंग करना है, वो सेविंग के लिए भी जो है वो एलआईसी में भी अलग अलग 30 प्लान है, 30 प्रोडक्ट है। उसमें से कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, तो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट अपने को सूट करता है उसके लिए हमें चाहिए। या ये जो सेविंग है 30% जो है उसका थोड़ा सा और एक पार्ट बाकी है, उसके बाद मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ये 30% जो सेविंग है, ये 30% सेविंग कहाँ पे या कैसे करनी चाहिए, हर एज के लिए क्या वो सेम है क्या, तो थोड़ा सा उसमें तब्दीली हो सकती है। हमने देखा कि 20% लॉन्ग टर्म सेविंग और 10% शॉर्ट टर्म सेविंग, लेकिन हर एक एज ग्रुप के लिए ये शायद ऐसा नहीं हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। जैसे कि अगर एज ग्रुप हमारा 30 to 40 एज में अगर हम है, तो 30 से 40 एज में हमें शॉर्ट टर्म में 20%, शॉर्ट टर्म में 20% और लॉन्ग टर्म में हमें 10% सेविंग करनी चाहिए। ये फाइनेंशियल सक्सेस होने का जो थंब रूल है या महत्वपूर्ण नियम है, ये कहता है कि 30 से 40 एज में 10% लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग चलेगा और 20% शॉर्ट टर्म या रिस्की इन्वेस्टमेंट 20% चलेगा। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट 20% चलेगा, क्योंकि इस एज में 30 to 40 एज में हमारा जो रिस्क एपेटाइट है या जो हमारा नुकसान सहने की जो ताकत है वो अच्छी होती है। अगर नुकसान घाटा भी हो जाए तो हम सह सकते हैं। तो उस एज में 20% शॉर्ट टर्म के लिए और 10% लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट चलेगा। लेकिन जैसे हम 40 क्रॉस करते हैं तो हमारा रिस्क एपेटाइट या रिस्क को संवारने की या रिस्क संभालने की जो हमारी क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो उस एज में हमें चाहिए, 40 to 45 एज में हमें चाहिए कि 15% हम शॉर्ट टर्म के लिए सेव करें और 15% हम लॉन्ग टर्म के लिए सेव करें। और फिर जैसे 45 क्रॉस करते हैं हमारा रिस्क एपेटाइट और कम हो जाता है, रिस्क को सहने की हमारी जो क्षमता है और कम हो जाती है। तो उस एज में 10% हम शॉर्ट टर्म के लिए रखें और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए 20% रखना चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं कि भाई ये इस तरह का फॉर्मूले की जरूरत क्यों आ पड़ी। तो ये 30% कंपलसरी सेविंग क्यों करना है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे या धीरे धीरे नहीं जोर जोर से जॉइंट फैमिली कल्चर नहीं चल रहा है। लोगों को न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, हम दो हमारे दो, लोगों को हम दो हमारे दो चाहिए, उनको जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए। तो जॉइंट फैमिली में जो अच्छाई थी कि अगर कोई हम रहे नहीं रहे तो
हमारे पीछे हमारे फैमिली का केयर करने वाले बाकी लोग हुआ करते थे, जो न्यूक्लियर फैमिली में पॉसिबल नहीं है। और पैसे कमाने के लिए अभी हम जॉइंट फैमिली होती तो बहुत सारे लोग पैसे कमाते थे और घर चलता था। अभी न्यूक्लियर फैमिली में क्या है कि मियाँ बीवी, 2 बच्चे हैं और घर चलाने के लिए पैसों की कमी है, तो दोनों भी कमाते हैं। और जब दोनों कमाते हैं, आज की डेट में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, किसको कब जॉब से निकाला जाएगा पता नहीं है। और जब जॉब से किसी को कभी भी निकाला जा सकता है, ऐसी हालात है, उस समय के लिए एक कंपल्सरी सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कुछ आपदा आ जाए, कभी कुछ तकलीफ आ जाए, तो उस तकलीफ में मेरे पीछे भी मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे पीछे भी मेरे फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, या मेरे फैमिली की जो लाइफस्टाइल है, वो वही की वही रहनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। और अगर मैंने ये 30% कंपल्सरी सेविंग प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया, तो मेरे बाद मेरे फैमिली की लाइफस्टाइल, मेरे बाद मेरे फैमिली की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मेरी फैमिली की लाइफस्टाइल धीरे धीरे, अगर लग्जरी है तो उससे कंफर्ट में कंफर्टेबल अभी लाइफस्टाइल अगर जी रहे हैं, तो नेसेसिटी से बेयर एग्जिस्टेंस, पॉवर्टी यहाँ तक कि चैरिटी तक नीचे गिर सकती है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए मुझे 30% सेविंग कंपलसरी करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आप सबको, जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि प्लीज आप अपने प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठिए। प्रोफेशनल शब्द पे मैं जोर दूंगा, किसी भी अरे गरे का काम नहीं है। प्रोफेशनल एडवाइजर होना चाहिए जो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा आपके लाइफ का मैप बनाने के लिए, मैप ऑफ लाइफ ड्रॉ करने के लिए। और स्टार्ट सेविंग शुरू करिए। कितनी? तो 30% आइडली सेविंग करनी चाहिए। लेकिन अगर 30% आज के दिन में पॉसिबल नहीं है, भले शुरू करें या एज पर योर करंट बजट, आज के अपने बजट से शुरू करिए, लेकिन उसको धीरे धीरे बढ़ाते 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 30% तक तो लेके ही जाना है। और ये 30% तक आपको लेके जाने तक आज जो भी पॉसिबल होगा, आज शुरू करें अपने फाइनेंशियल प्रोफेशनल एडवाइजर से, और अपना लाइफ ऑफ मैप ऑफ लाइफ प्रिपेयर करके। क्योंकि कहा जाता है, संत कबीर ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। और रेगुलरिटी इज की टू वेल्थ, ये हमारा अगला प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हम अगले सेशन में बात करेंगे। लेकिन वो भी हमें यही बताता है, रेगुलरिटी ऑफ इनकम, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगा कब। जो हम पोस्टपोन करते जाते हैं, पोस्टपोन करते जाते हैं, पोस्टपोन करते जाते हैं, कल में टालते जाते हैं, और हम 95% में फेलियर लोगों में शामिल हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम आज से करें, जो भी बचाए, भले हमें 10,000 रुपया सेविंग महीने का पॉसिबल हो नहीं हो, भले हमें 5,000 रुपया पॉसिबल हो नहीं हो, भले हम 2,000 बचाए, भले हम 1,000 बचाए, भले हम 500 ही बचाए, लेकिन जो भी बचाए वो आज बचाए। कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा जो संडे का फंडा प्रोग्राम है, हम यहीं पे खत्म करते हैं। विद दिस आई से थैंक यू। फिर से मिलते हैं अगले संडे हमारे एक नए फंडे के साथ, फाइनेंशियल फंडे के साथ। यहाँ पे मैं रुकता हूँ, अगर कोई कुछ बात करना चाहिए, पूछना चाहिए तो बात कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू विजय। थैंक यू वेरी मच।